नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जैसा कि आप फ्रेम में देख सकते हैं, जो शख्सियत मेरे साथ हैं उनका नाम है सोनू सूद। पिछले हफ्ते आपके घर में रेड हुई, इनकम टैक्स वालों ने रेड की और उसके बाद तमाम बातें बोली गई। चर्चा यह भी हुई कि क्या हम लोकतंत्र से रेड तंत्र होते जा रहे हैं, कि कोई आदमी अगर दान पुण्य का काम भी करेगा तो भी रेड हो जाएगी। क्या मकसद था उसके पीछे, क्या मकसद हासिल हुआ और सोनू सूद की क्या कहानी है, आइए वो जानते हैं। सोनू सूद हमारे साथ हैं। रेड की कहानी सोनू सूद की जुबानी। सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि ये रेड कैसी थी? 4 दिन का अनुभव अगर आप बताना चाहें। नमस्कार संकेत भाई, बहुत कमाल का था। इनफैक्ट जब सब आए लोग, मैं उनको यही बोला कि सबसे स्मूदेस्ट और सबसे कमाल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। जब भी आप जाएं तो ऐसा होना चाहिए कि आप बोलें कि ये सबसे कमाल का एक्सपीरियंस था। और जब 4 दिन बाद ख़त्म हुए, सब बहुत कमाल के ऑफिशियल्स थे। दे वर वेरी वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और मैं उनसे वही जाते हुए पूछा कि सर, जो मैंने आपसे वादा किया था कि जब भी आप जाएंगे सबसे कमाल का एक्सपीरियंस आपका रहेगा, सबसे स्मूथ वाला रहेगा, वैसा हुआ या नहीं हुआ? सो दे ऑल सेड यस इट वाज। सो उन्होंने अपना काम किया, मैंने अपना। तो कितने मेहमान आए थे? गिनती पता नहीं सर, मुझे अलाउड है कि नहीं बोलनी, पर जितने भी थे सब कमाल के थे। और जहां जहां भी थे दे वर ऑल वेरी नाइस और दे वर ऑल वेरी कोऑपरेटिव और बहुत दे वर डूइंग देयर जॉब वेल सर। उनमें से कितने लोगों ने आपके साथ सेल्फी खिंचवाई, ये तो बता दीजिए। ये मैं ऑफ द कैमरा बता दूंगा सर, बट आई थिंक उन्होंने ये चीज तो जरूर देखी। ये चीज तो उन्होंने जरूर देखी कि जितना भी उनको कुछ मिल रहा था या कुछ थे, वो सब मदद, हेल्प, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी के ये तकलीफें, एजुकेशन की, वो बहुत मिल रही। तो दे वर हैप्पी। दे फेल्ट कि या हमने देखा ही है कि आपने कमाल का काम किया और अभी देख भी रहे हैं। लोग भी नीचे बहुत खड़े रहते थे, जो मदद मांगने वाले अभी भी खड़े हुए हैं। तो वो तो उन्होंने लाइव देखा ही है। और वो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्हें लगा भी होगा कि हाँ, जो भी कर रहा है ठीक ही कर रहा है। लेकिन सोनू जी, जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं और एक एक करके जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं। आरोप नंबर 1 है टैक्स की चोरी का, कि आपके अकाउंट में पैसे आए, जरूर दान के लिए आए, लेकिन उसमें से आपने खर्च नहीं किए और बहुत सारे पैसे पड़े रहे। संभवतः आप उन पैसे को खर्च नहीं करना चाहते थे। यह आरोप है इनकम टैक्स की स्टेटमेंट में। आप इसका जवाब किस तरीके से देंगे? तो संकेत भाई, मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों ने कुछ भी दिया, पहले तो उनकी एक एक जो रुपए की जो हिफाजत करके सही ढंग से उसे यूज करना मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा मैं जितने ब्रांड्स एंडोर्स करता हूं, जो भी मैं कुछ करता हूं, मैं हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसका एक मेजर जो चंक है वो कोशिश कीजिए कि आप फाउंडेशन में दें, ताकि हम लोगों की मदद कर पाएं। इसी तरीके से जब मैंने शुरुआत की थी वैसे ही हुआ था। लोग मेरे पास आते थे कि मैं आपको ऑनर करना चाहता हूं। मैं बोलता कि नहीं, मुझे ऑनर मत करो, किसी ना किसी अस्पताल में पैसे दे दो, किसी ना किसी एजुकेशन स्कूल में दे दो, ताकि हम बच्चों को पढ़ा सके, उनके इलाज करा सके। बहुत लोगों ने किया ऐसा, और बहुत हम कई बार अस्पतालों में मेरे पैसे पड़े रहते थे कि किसी ने दिए हैं दान में, बोलता कि मैं भेजूंगा पेशेंट, और हम लोगों ने भेजा भी। इस बार भी जब जो भी मेरी फाउंडेशन में है, उसमें बहुत सारा चंक ऐसा है जो मेरे ब्रांड से और उनके एग्रीमेंट से, कि ये एग्रीमेंट है कि सोनू सूद हमारा ये एंडोर्समेंट करेगा, लेकिन उसकी फीस कुछ नहीं लेगा, सारा का सारा हम दान में दे रहे हैं। हम इतना % दान में दे रहे हैं, हम 25% दे रहे हैं, हम 50% दान में दे रहे हैं। तो उस फाउंडेशन में जो पैसा पड़ा हुआ है, उसमें से मेरा एंडोर्समेंट का जो मैंने त्यागा वो भी है। दूसरी बात, अगर मुझे किसी ने दिया, मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूं। मैं कुछ टाइम पहले विजयवाड़ा गया था। जब मैं सड़क पर चल रहा था, बच्चे अपने पिगी बैंक लेकर खड़े हुए थे। मैं उसकी इमेजेस मैं अभी भी मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, पिगी बैंक विच सेज मनी बैंक। इसमें एक रुपए के सिक्के, 5-5 रुपए के सिक्के पड़े हुए हैं। बैंक है जो बच्चों ने दिया आपको? जी सर, ये वो पिगी बैंक्स हैं। इसकी चाबी है, मैंने अभी तक इसमें से खोल के 1 रुपया भी नहीं यूज किया। कल वो भी इसके लिए बोल सकते हैं कि यार ये देखो, इसमें से जो पैसा था उस तुमने यूज नहीं किया और किसी को नहीं दिया। क्योंकि ये जब यूज होगा तो एक सही इंसान की जरूरत के लिए यूज होगा, एक जान बचाने के लिए यूज होगा। तो जो भी आता है सर मेरे पास, वो मुझे सोच समझ के खर्चना है, ताकि वो वेस्ट ना हो। जिस स्तर का हम लोग काम कर रहे हैं, उसको उस पैसे को खर्च करने के लिए सिर्फ 24 घंटे चाहिए आपको। अगर मैं
24 घंटे जो मेरे पास लोग आते हैं मैं उनकी मदद करूं तो 24 घंटे भी नहीं टिकेगा पैसा, लेकिन मुझे ये जो सफ़र है इसको लंबा करना है। और ये सफ़र कोई ये पैसा कुछ सालों से नहीं पड़ा हुआ, ये पैसा 3-4 महीने में है। 3-4 महीने में हमने 200,000 खर्च भी किया जो उन्होंने बताया। लेकिन अगर कोई फाउंडेशन के पास पैसा आता है, देश की किसी भी फाउंडेशन के पास पैसा आता है, तो उसे 1 साल 2 साल लगते हैं उस पैसे को खर्च करने में सही जगह पर। तो मैं हमेशा मानता हूं कि अगर आपने देखा है तो आपने ये भी देखा है कि एक एक इंसान जिसकी हमने मदद की, उसका हॉस्पिटल बिल से लेके, उसके मेडिकल रिपोर्ट से लेके, उसके पैन कार्ड डिटेल से लेके कितना बिल किया वो भी डॉक्यूमेंटेशन थी, प्रोवाइड की गई और प्रोवाइड करते रहेंगे। जो भी डोनर देश के किसी कोने में जिसने 1 रुपया भी दान किया होगा, विल मेक श्योर कि उसे पता चले कि वो उसका 1 रुपया किसके लिए गया हुआ है। मैं सोनू जी 2-1 चीजें जो देख रहा हूं, आपका ये कहना है कि ये वो पैसे हैं जो कि दान में मिले हैं, या आपने जो एंडोर्समेंट किए वो पैसा जो आपने दान में दे दिया है, ये वो पैसा है जिसको सही वक्त पर मैं खर्च करता, और इस वजह से इसको ऐसे ना समझा जाए कि आपने पैसा दबा लिया या गबन कर लिया। अब इसमें आपसे बात हो रही थी, आपने कहा बोद्दू लक्ष्मी आंध्र प्रदेश में थी, उन्होंने अपनी 5 महीने की सैलरी आपको दे दी। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे बच्चे और थे जिन्होंने अपना गुल्लक तोड़ के 16,000 रुपए कुछ दे दिए। इस पर वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया कि ये देखिए कितने दान पुण्य की बात है। तो आपको लगता है ये जो पैसा है और इस पर जो आरोप लग रहा है कि ये पैसा गबन कर लिया, वो इस तरीके से जुटाया हुआ पैसा है? संकेत भाई, दुख तो मैं कहूँगा दुख नहीं होता, मुझे लगता है ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। छोटे बच्चों ने राजस्थान में जिन्होंने अपनी गुल्लक तोड़ी, आप सोचिए कि किस तरह की, हमने भी अपनी बचपन में गुल्लक में पैसे जमा किए, लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती थी कि किसी को दे दें। उस समय शायद हमें पता भी नहीं था, जरिया भी नहीं पता था क्या करना है। लेकिन जब बच्चे पैसा जमा करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी इमोशन होती है कि हम ये सही जगह पर जाए, और एक विश्वास होता है। जैसे आपने बताया कि जो बुद्धू लक्ष्मी, एक अंधी लड़की ने 5 महीने की जो उसकी पेंशन मिलती थी सरकार से 15,000 रुपये वो दिए। मेरे लिए वो 15,000 15 करोड़ से भी ज्यादा है। मुझे मेक श्योर करना है कि वो एक रुपया जो है सही जगह पे जाए। मैंने बीच में एक ऑक्सीजन प्लांट नेल्लोर में एक सरकारी अस्पताल को दिया था, उसका जो उद्घाटन किया था उस बुद्धू लक्ष्मी ने किया था, उस अंधी लड़की ने किया था जिसने 15,000 रुपये दान किए थे। उस ऑक्सीजन प्लांट के अंदर उसकी भी एक कंट्रीब्यूशन है। तो मेरे लिए वो लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे साथ वो देश के वो लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया कि ये एक इंसान है जो हमारी सोच को सही मदद में के जरिए लोगों तक पहुंचा सकता है, और उसी की कोशिश मेरी जारी है। और जैसा आपने बोला कि खर्च नहीं किया, ये 4 महीने की कहानी है, ये सालों की कहानी नहीं है। मुझे साल, 1.5 साल, 2 साल लगेंगे उसको खर्च करने में, और हर फाउंडेशन को लगते हैं। बिल्कुल सोनू जी, क्योंकि आपने ये बात बोली है विश्वास की, जाहिर सी बात है ये लोगों का भरोसा है, विश्वास है और स्नेह है आपके प्रति। आपका कलकत्ता में, जैसे कि आपको याद होगा, पिछले साल हम लोग बात कर रहे थे, एक पंडाल बन गया आपके नाम से, उसके बाद आपके नाम पे मंदिर बन रहे हैं। ये लोगों का एक स्नेह है जो आपके प्रति, लेकिन स्नेह किस चीज पे टिका है? विश्वास पे। आपको लगता है इस रेड के बाद लोगों का विश्वास, क्योंकि आप पर रेड के बाद आरोप लगे हैं टैक्स चोरी के, आपको लगता है इस रेड के बाद भी वो विश्वास बरकरार है कि लोग आपको ज्यादा विश्वास करेंगे बजाय इसके कि अथॉरिटीज पे? सर, इसके बाद जो विश्वास है और बड़ा है। मैं जैसे लोगों को देखता हूं, लोगों की इमोशंस देखता हूं, वो कई फोल्ड मल्टीप्लाई हुई है। लोगों ने बोला है कि सर आप हमें बताएं कि हम और कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें बताएं कि हम लोग और क्या कर सकते हैं। मेरे घर के नीचे मैं 4 दिन जब नहीं उतर पाया, बहुत सारे लोग सो रहे थे घर के बाहर, अभी भी सो रहे हैं। अभी मैं जब जाऊंगा उन लोगों से मिलूंगा, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो और जुड़े कि हम बताएं सर हम फाउंडेशन का कैसे हिस्सा बने, हम कैसे वॉलंटियर करें आपकी फाउंडेशन, कैसे मदद पहुंचाने जाएं। एक आवाज के ऊपर आप देश के संकेत भाई, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी में किसी भी छोटे से छोटे जिले, छोटे से छोटे गांव, डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम आपने और मैंने शायद नहीं सुना होगा, आप बोलेंगे हम लोग वहां मदद पहुंचा सकते हैं। ये मेरी ताकत नहीं, मेरे उन वॉलंटियर्स या उन चाहने वालों की ताकत है जिनका वो विश्वास बड़ा मेरे ऊपर बना है। जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर पड़ती है, जब मैं उनके कंधों पर डालता हूं, दे मेक श्योर कि वो पूरी हो। आई थिंक वो ये जिम्मेदारी और विश्वास का रिश्ता है जो और मजबूत हुआ है। जी, एक आरोप और है और मैं उस पर आपका कमेंट चाहूंगा
कि बहुत सारे विदेश से दान आया और उस पैसे में घपला हुआ, यह भी एक आरोप है। इसका आप जवाब किस तरीके से देंगे कि एफसीआरए गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ, तमाम और चीज? सर बड़ी सिंपल सी चीज है संकेत भाई। एफसीआरए जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं वो ये है कि अगर मेरी फाउंडेशन के पास एफसीआरए नहीं है या किसी के पास नहीं है तो विदेश से पैसा ला ही नहीं सकते। हम भी विदेश से कोई पैसा नहीं लेके आए। मेरी फाउंडेशन के अंदर 1 रुपया भी किसी ने, ये जो जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं उससे नहीं आया है। मेरे पर्सनल पर किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है। एक मिलाप करके बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म है जो हजारों जानों को बचाता है। आप, मैं, हर किसी को बचा सकते हैं। आप अगर संकेत भाई या आप बोलते हैं कि मेरा वॉचमैन है, मैं उसके बच्चे की पढ़ाई की मदद करना चाहते हैं, तो आप भी उस प्लेटफॉर्म पर जाकर वो फंड रेज कर सकते हैं, विदेश में रेज कर सकते हैं। लेकिन आपको पैसा कभी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ उस वॉचमैन के बच्चे को मिलेगा पढ़ाई के लिए, जो सीधा वो प्लेटफॉर्म उसके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। हमारे सूद फाउंडेशन के अंदर भी हम 1 रुपया नहीं ले सकते। हमने वो जो प्लेटफॉर्म था विदेश में इसीलिए था कि हम जिन लोगों की मदद करना चाहते हैं आप उसमें डालिए, और वो जो प्लेटफॉर्म है वो डायरेक्टली अस्पतालों में कोविड पेशेंट्स के लिए या जो भी किसी मेडिकल सप्लाई के लिए या किसी की एजुकेशन के लिए, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं रहे उनकी पढ़ाई के लिए, वो पैसा डायरेक्टली स्कूल्स, डायरेक्टली हॉस्पिटल्स, डायरेक्टली कॉलेजेस में जाता है। तो हम लोग उसको नहीं छू सकते और कोई भी नहीं छू सकता। तो फिर एफसीआरए का तो प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने लिया ही नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो। और दूसरी बात, वो पैसा अभी भी विदेश में ही है, वो उसी अकाउंट में है, वो हिंदुस्तान में कभी लाया ही नहीं गया, उसी अकाउंट में है। और हम लोग उन्हें प्रॉपर ईमेल, डॉक्यूमेंट्स और सब डिटेल्स भेजते हैं कि आप इसको, इस पर्टिकुलर पेशेंट को मदद कीजिए, आप नागबाबू को आंध्रा में इसको ये तकलीफ आप मदद कीजिए। वो पूरे डिटेल्स डॉक्यूमेंट मांगते हैं। जब वो पूरे सेटिस्फाई होते हैं तब वो अस्पताल में या उस पेशेंट के लिए इलाज के लिए खर्च होता है। तो जब मैंने लिया ही नहीं तो उल्लंघन किस बात का? नहीं सोनू जी, तो ये सारी चीजें आपने जो जांच करने आए थे मेहमान, उनको बताया क्या? उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता था? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अगर आप कह रहे हैं पब्लिकली अवेलेबल है तो उनको जानकारी भी होनी चाहिए इसकी। बिल्कुल थी जानकारी, उन्होंने देखा भी और उनको सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए। हमने एक एक इंसान जिसकी मदद की है उस प्लेटफॉर्म के जरिए, एक एक इंसान का फोन नंबर, उसकी पैन कार्ड डिटेल्स, उसका हॉस्पिटल बिल्स, उसके सारे मेडिकल रिपोर्ट्स, उसके सारे एजुकेशन रिपोर्ट्स, उसके सर्टिफिकेट्स, एक एक चीज हमने सबको प्रोवाइड की है। सोनू जी, ये जो मेरे ख्याल से जांच जब चल रही होगी उसमें उस दौरान उन्होंने आपकी ईमेल, व्हाट्सएप ये सब रखवा लेते हैं, वो जांच करते हैं, उसमें क्या पाया उन्होंने, क्या पूछा उन्होंने आपसे? संकेत, उसमें 53,000 अनरेड ईमेल्स थे, 53,000। और उस ईमेल को अगर आप मेरे ईमेल आईडी में जाकर खोलेंगे तो आपको सिर्फ मदद के मैसेज मिलेंगे कि आप हमारी लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम्स है, ब्रेन ट्यूमर्स हैं, हिप रिप्लेसमेंट्स हैं, नी रिप्लेसमेंट्स हैं, थैंक यू सो मच आपने हमारी मदद कर दी, हमें यहाँ पढ़ा दीजिए, एजुकेशन कर दिए। तो 53,000 ईमेल थे। मैं इनफैक्ट सबसे कह भी रहा था, चलिए सर अभी 53,000 ईमेल आ गए हैं, चलो अभी सब मिल के डिपार्टमेंट वाले सबको संभालते हैं और मदद करते हैं। सो दे वर ऑल्सो अम्यूज। और 8,000 करीबन 7,500 से 8,000 अनरेड मैसेजेस मेरे फ़ोन में थे, वो भी सब बड़े हेल्प के बड़े मैसेजेस थे। बट दे वर ऑल वेरी नाइस संकेत भाई, दे बहुत कमाल के लोग थे जितने लोग भी थे। एंड उन्होंने देखा भी कि किस लेवल से लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हेल्प मांगते हैं। तो कहना यही है कि ये जो हेल्प का जरिया है, जो लोग विश्वास के साथ आपको अप्रोच करते हैं, वो जारी रहना चाहिए। ये बात अलग है कि 3-4 दिन में उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन या वो 4 दिन को वापस कहीं ना कहीं पूरा करना है, उन लोगों तक मिलना है। और आज भी बाहर, मेरे घर के बाहर रोड्स पे सो रहे हैं 3-4 दिन से। तो कोशिश करेंगे कि उनकी जो तकलीफें हैं वो जल्द से जल्द दूर कर पाऊँ। अब एक मैं बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये सब हुआ, आपने दान पुण्य का काम किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। सारे राजनीतिक दलों ने आपको सराहा है, प्रधानमंत्री ने सराहा है, अलग अलग मुख्यमंत्री आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके लिए जैसे हमने बोला पूजा में पंडाल बन रहे हैं। फिर ये रेड हुई क्यों, आपको क्या लगता है? मुझे पता नहीं सर, मुझे लगता है कि
शायद मदद का स्तर बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था या हुआ हमसे लोगों की दुआओं के कारण, तो शायद लोगों ठीक ही हुआ सर। वो मुझे कहता है अगर रेड हुआ तो अच्छा ही हुआ। जिन लोगों के सवाल थे, बड़े लोगों के सवाल रहते होंगे कि इतना कैसे मदद कर पाता है लोगों की, तो अभी जब सब चीज़ें सामने आएंगी, ऑनरेबल ऑफिसर्स सब रखेंगे, देखेंगे और हमें आज सुनेंगे, तो उन्हें पता चलेगा किस तरह से मदद होती है। फाउंडेशन में हम एज एन एक्टर जब काम करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने लिए काम करें। आप या कोई भी प्रोफेशन में है, अगर आप बोलें कि यार आप काम कीजिए, मुझे मत पैसा दीजिए, आप किसी की मदद कीजिए, तो सामने वाला अगर आपको 1 रुपया देना चाहता है, शायद आपको 1.5 या 2 रुपये देना चाहेगा, क्योंकि ये खुद अपनी सेक्रीफाइस करके मदद कर रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ें, मैसेज लोगों तक जाने बहुत ज़रूरी है कि क्यों हो, पर अगर हुई तो कोई बात नहीं, उन्होंने अपना काम किया, मैंने अपना काम नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आप अभी कुछ महीने भर पहले जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ दिख गए, देश का मेंटर बनने की जो आपने कोशिश की, शायद उस वजह से ये था कि ज्यादा राजनीति में आने की जरूरत नहीं है? नहीं सर, मुझे पता नहीं। आई फील कि मैं तो पहले से ही पढ़ा रहा था। मैं अभी कम से कम 1.5 साल से बच्चों को हर आप कोर्स की बात करें, IAS कोर्सेज हों, CA कोर्सेज हों, या कोई भी BTech हो, कोई भी देश भर में हम लोग पढ़ा रहे हैं, हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और सिर्फ दिल्ली सरकार ही नहीं, आप गुजरात की बात करें, कर्नाटका की बात करें, तमिलनाडु करें, पंजाब करें, हम हर जगह पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बट अगर दिल्ली सरकार ने ये सोचा कि सोनू सूद को बुलाकर हमें देश का मेंटर का एक जो प्लेटफॉर्म है वो देना चाहिए, ताकि लोग और भी जुड़ पाएं और उन बच्चों को गाइड कर पाएं जिन्हें पता नहीं कि उन्हें करियर में क्या करना है। तो मेरे लिए बहुत ये सौभाग्य की बात थी। बहुत मैं आभारी हूं अरविंद केजरीवाल जी का, दिल्ली सरकार का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं वो मैसेज लोगों तक दे पाऊं। मुझे अगर कल अगर आपने मुझे बुलाया कि आप देश का मेंटर बोले, मुझे अगर बीजेपी की सरकार मुझे बोलेगी कि सोनू तो गुजरात का आके मेंटर बन, तो मैं कल फ्लाइट पकड़ के वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे कांग्रेस बोलेगी राजस्थान का मेंटर बन जा पढ़ाई का, मैं कल पहुंच जाऊंगा वहां पर। फर्क नहीं पड़ता संकेत भाई कि आप कौन सी स्टेट में जाते हैं। देखिए, सरकारें आती हैं जाती हैं, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन जो बच्चों की पढ़ाई है, एजुकेशन है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर आज 1 साल आप किसी को मदद पहुंचाने में लेट हो जाते हैं, तो वो बच्चा ज़िंदगी में 1 साल पीछे हो जाता है। ऐसे हज़ारों स्टेट्स, हज़ारों जिलों के अंदर बच्चे हैं जो अपनी एजुकेशन नहीं कर पा रहे। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें सोनू सूद है या नहीं है, बच्चा पढ़ना चाहिए, उसमें कोई भी मेंटर हो सकता है। तो आई फील कि मैं नहीं मानता कि मुझे इस बात के बारे में सोचना चाहिए या डरना चाहिए कि आप अगर उस पार्टी से जाके उनके साथ बैठेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। मुझे आप बुलाएं, मैं कोई भी बुलाए, मैं पहुंच जाऊंगा। आई थिंक अगर जब मदद करनी है, तो सोचा है मदद करनी है, आपको लगता है कि बजाय इसके कि रेड बुलाना करने के अगर मेंटर बना देते या किसी स्कीम का प्रचार अगर करना बहुत जरूरी है तो वो करवा लेते, तो उससे आप ज्यादा बेहतर काम कर लेते? रेड रहने देते सर। अभी कौन सा देर हुई है सर? अभी कौन सा देर हुई है? अभी बुलाएंगे, अभी पहुंच जाऊंगा कि बताइए कहाँ का मेंटर बनूं, कहाँ तो गिला शिकवा नहीं है आपको? देना है, किसकी मदद करनी है? बिल्कुल नहीं सर, गिला शिकवा बिल्कुल नहीं है। मैं अभी जैसे आपको बोला कि अगर मुझे कहीं पे भी बुलाएंगे, आप देखेंगे कि मैं और जोश के साथ काम करूंगा, और जोश के साथ बस मदद होनी चाहिए, हेल्प होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस रंग के साथ जुड़ के आप हेल्प करते हैं, किस धर्म के साथ, किस जाति के साथ मिलके हेल्प करते हैं। जान बचनी चाहिए, चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। पर आपको लगता है कि जब आदमी दान पुण्य का काम करता है या कुछ अच्छा काम करने जाता है, तो अक्सर रास्ते में रोड़े अटकाने वाले या रोड़े पैदा करने वाले होते हैं, और ये जिंदगी का नियम है, और इसके लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखेंगे? क्योंकि मैं देख रहा था कि पिछले एक आधा साल में, और खासतौर से 4-5 महीने में, तमाम ऐसे लोगों का ये बयान आ रहा था कि ये अकेले क्या कर रहा है, संदेह प्रकट किया पैसे कहां से आ रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल जब रेड हुई तो कुछ हमारे कार्यक्रम में कुछ लोगों का बयान भी था कि भाई दान पुण्य करने वाला जरूरी थोड़ी है कि फ्रॉडिया ना हो, दान पुण्य करने वाले भी फ्रॉड कर सकते हैं। इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। तो आपको लगता है कि क्योंकि आपने ये ऐसा काम किया है, भला का काम किया है, तो इससे आप कुछ लोगों की नजरों में बुरे निश्चित बने?
मेरे ना बड़ी कमाल की बात है जो मेरे एक डायरेक्टर हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, चाणक्य का रोल किया था उन्होंने। फिल्म अभी पृथ्वीराज मेरे साथ बनाई और जब मैंने काम करना शुरू किया उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात बताई जो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। उन्होंने बोला था कि पाप के 4 हथियार होते हैं सोनू। पहला हथियार होता है अपेक्षा, कि जब आप अच्छा काम करने जाते हो तो लोग आपसे बोलते हैं कि इसकी क्या अपेक्षा है, क्यों ये कर रहा है, इसको कुछ चाहिए, कुछ इसको राजनीति में आना है, कुछ ये करना है वो करना है। तो लोग अपेक्षा के बारे में सोचते हैं। तो जो आदमी अच्छा काम करता है वो बोलता है कि मुझे काम करना ही नहीं, लोग मेरे पे, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि यार इसकी क्या अपेक्षा है, तो काम छोड़ देता है और पाप का पहला हथियार जीत जाता है। कुछ लोग आप उसको पार कर देते हैं तो पाप अपना दूसरा हथियार फेंकता है जो है निंदा, जो आपकी निंदा होनी शुरू होती है कि आप कहाँ से ऐसे लोग आ गए, अचानक ये जाग पड़ा, अचानक महात्मा बन गया, कुछ नहीं कर सकता। तो लोग जो अपना काम होते हैं वो भी छोड़ देते हैं और पाप अपने दूसरे हथियार से जीत जाता है। और तीसरा हथियार होता है हत्या, कि गांधी जी को गोली मिल गई होगी, ईसा मसीह को सूली मिल गई होगी, या आपके कैरेक्टर की असैसिनेशन होती है, आपके चरित्र के ऊपर चरित्र हत्या करते हैं, तो लोग छोड़ देते हैं अपना काम कि यार मैं तो अच्छा काम करने लगा और देखो इन लोगों ने मेरे पे उंगली उठानी शुरू कर दी, इन लोगों ने मुझे ये सब बोलना शुरू कर दिया और मैं अपना काम छोड़ के मैं अपना जहां था वो ही खुश हूं। तो पाप अपने तीसरे हथियार से जीत जाता है और कुछ लोग उसको भी तोड़कर आगे बढ़ते हैं और वो होता है आखिरी जो है श्रद्धा, जो पाप का सबसे अभेद हथियार होता है कि लोग आपको भगवान मानने लगते हैं और आप बोलते हैं कि बॉस मैं तो भगवान हूं, मैं क्या अभी काम करूंगा, बस मैं दूर से ही प्रवचन करूंगा। और जो आप अच्छा काम कर रहे होते हैं वो रुक जाता है और पाप अपने चौथे हथियार से जीत जाता है। तो ये है श्रद्धा। तो आप पार कर चुके हैं ये सारे हथियार हैं। मैं नहीं सर, आई थिंक किसी न किसी हथियार के पास चल रहा हूं, कोई ना कोई, कई बार पहला हथियार आ जाता है, कई बार तीसरा हथियार फेंक देते हैं। सो आई थिंक मैं हर रोज एक्सपीरियंस करता हूं। पर आप मान के चल रहे हैं कि ये होगा, आप मान के चल रहे हैं, आप कितने मजबूती से इन हर्डल्स को पार करने के लिए तैयार हैं? सर हर्डल्स तो तभी से आ रही हैं जब ये काम शुरू हुआ था। लोगों ने बोला भी मेरे बारे में, आज भी बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं रुकने वाला नहीं हूं सर, मैं तो करता ही रहूंगा काम। आप मुझसे 1 साल बाद भी जब हम इंटरव्यू करेंगे तभी भी आपको मुझे, आप इसी कुर्सी पे पाए मिले देखेंगे मुझे और मैं ऐसे ही काम करता रहूंगा। तो ये तो मैं नहीं रुकूंगा सर। और आई थिंक बोलते हैं ना कि थमने के लिए शुरू नहीं हुआ था, अभी तो शुरुआत है। नहीं, लेकिन ऐसा है सोनू जी, जाते जाते मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अक्सर एक आरोप ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा राजनेताओं के बीच में घूमता है, ये चमकने की ज्यादा कोशिश कर रहा है, ये खुद भी राजनीति में आना चाहता होगा, लगता है पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। तो मैं आपसे सीधे सीधे पूछ दिए देता हूं, राजनीतिक अभिलाषा है या नहीं है? और क्या राजनीतिक अभिलाषा होना बुरी बात है? सर राजनीति बहुत कमाल की चीज है। अगर कमाल के राजनेता होंगे तो देश कमाल का होगा, जनता सुखी होगी, ये बहुत कमाल की चीज़ है। जो हम लोग हमेशा, जब मुझे कुछ लोग बोलते थे तो कि राजनीति में जाना नहीं चाहता, ये इट्स अ डर्टी गेम, तू इस लायक नहीं बना हुआ, यू नीड टू बी थिक स्किन्ड एंड ऑल। तो मैं बोलता था मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ बढ़िया कर रहा हूँ। अगर लोग मुझे खींचना चाहते हैं कि चल बॉस आओ, तुम जैसे लोगों की ज़रूरत है, आप करो, तो मुझे लगता है कि जब मैं उसके लिए तैयार होऊंगा मेंटली, तो मैं छत पे जाके खड़े होकर जोर से बोलूंगा कि हाँ मैं तैयार हूं और आऊंगा, आई विल गिव माई 100%। और मैं जो भी काम करता हूं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो मुझे जानते हैं, आप मुझसे जो भी काम कराएंगे मैं उसमें 100% दूंगा। मैं पता नहीं, मैंने आपसे कभी शेयर किया नहीं किया, मुझे 2 दफा राज्यसभा सीट ऑफर हो चुकी है कि आप आइए कीजिए, बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप और अच्छा कमाल काम कर सकते हैं। पर मैं मेंटली तैयार नहीं था। मैंने बोला कि अभी शायद मैं तैयार नहीं हूं। ये ऑफर कब आया? जब तैयार होऊंगा तो अभी आया, हाल फिलहाल? सर इस कोविड के अंदर भी आ चुका है सर, करीबन 6 महीने पहले भी आ चुका है, कुछ महीने पहले इस दौरान आया, लेकिन मेंटली तैयार। सोनू जी, किसने दिया ऑफर? रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, एक ही पार्टी या अलग अलग पार्टी? ये अलग अलग पार्टियों से था सर, दोनों से, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मे बी ऑफ कैमरा कभी बता दूंगा। आई डोंट नो कि वेदर आई एम सपोज्ड टू टेल दिस आल्सो और नॉट, बट यू नो आई थैंक देम। मैं उनसे हाथ जोड़कर धन्यवाद बोला था। अच्छा, ये बताइए आपने बोला क्या उनसे? आपने रिजेक्ट तो कर ही दिया है, ये तो अब साफ लग रहा है इस इंटरव्यू से, लेकिन क्या बोल के आपने मना किया? मुझे ऐसा बोला गया था कि ये अच्छा होता है करने के लिए, आप जो करें। मैंने उनसे एक चीज बोली थी कि मैं कभी भी किसी के अगेंस्ट बात नहीं करूंगा, फर्क नहीं पड़ता मैं किस पार्टी से हूं।
मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा, चाहे वो सामने वाली पार्टी आपके लिए बुरा कर रही है और मैं आपके साथ हूं, लेकिन मैं सामने वाले के लिए कभी बुरा नहीं बोलूंगा। तो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप बोलोगे भग जाए यार यहाँ से। तो मैं अगर आऊंगा तो डे 1 से रेजिग्नेशन साइन करके आऊंगा कि जिस दिन आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं ठीक नहीं करता तो मैं आपको पकड़ा दूंगा रेजिग्नेशन की, बहुत सी मेरी दुनिया नहीं, मैं तो जा रहा हूं यहाँ से। तो ये चीजें मैंने बोली थी, लेकिन बोलने के बाद भी देवर ऑल हैप्पी के साथ। बहुत कमाल है, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, पर लेकिन फिर भी जो आपने काम किया है उसके लिए आप डिजर्व करते हो। बट मुझे ऐसा लगा संकेत भाई कि मैं शायद तैयार नहीं था, वो मुझे किक नहीं मिल रही थी। मैं अभी भी कई बार बात करता हूँ, लोग बोलते हैं कि आप आना चाहते हो, मैं बोलता हूँ कि जिस दिन मुझे किक मिलेगा, मुझे लगेगा कि करना है तो मैं आऊंगा। हाफ हार्टेडली शायद मैं वो काम पर आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर भविष्य में ऐसा बन पड़ा और जब आप तैयार हो गए, अब आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं डंके की चोट पे मैं ऐलान करूंगा कि भाई आ रहा हूं राजनीति में। मैं बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सब पॉलिटिशियंस की। मैं कहता हूं कि वो हैं तो हम हैं, अगर आप उनका हाथ बांट सकते हैं तो कमाल की बात है। लेकिन जब आप तैयार हों तब मैं हाफ हार्टेडली कभी नहीं आऊंगा। लेकिन मुझे पता नहीं मेरे भविष्य में क्या लिखा, मुझे पता नहीं था कि मैं कोविड में इतना काम कर पाऊंगा, पर तय था, भगवान ने सोचा कि तेरे हाथ से करवाना है, हो गया। कल अगर आज से 2, 4, 5, 10 साल बाद किसी ने, अगर भगवान ने तय किया होगा कि सोनू के हाथ से इस तरीके से काम करवाना है, या इसको राजनेता बना के करवाना है, या इसको सोशल वर्कर बना के कराना है, तो वैसे ही करवाएगा। मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं तो आई विल बी जस्ट बी फॉलोइंग माई डेस्टिनी। सो अभी भी वही कर रहा हूं जो मुझे ऊपर वाले ने रास्ता दिखाया, उस पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा आखिरी सवाल आपसे सोनू जी वो ये है कि आप मानते हैं कि ये रेड आपके रास्ते में रोड़ा अटकाने की एक कोशिश थी, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं मानता सर, मैं नहीं मानता कि बिल्कुल रोड़ा थी, क्योंकि मैं तो चलने ही वाला हूं सर। गिरूंगा भी, फिर वापस खड़ा हो जाऊंगा, फिर चल पड़ूंगा, फिर गिरूंगा, फिर वापस खड़ा हो जाऊंगा, चल पड़ूंगा। तो मैं जैसे बोला कि मैं थमने के लिए नहीं चला था सर। ये प्रोसेस है और मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूं कि वो अपना काम बहुत कमाल तरीके से करते हैं, बहुत सही तरीके से करते हैं। लेकिन अगर किसी के पास कोई सवाल है तो उसका जवाब देना मेरी ड्यूटी है। ऐसा आप कह रहे हैं एक तरीके से उन्होंने आपका भलाई कर दिया कि जो है वो स्पष्ट रूप से अब सामने आ गया कि भाई देख लो इतने पैसे हैं, ये आए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कहता हूं कि चलो शायद वो सब जब देखेंगे अब तो उनको लगा होगा कि कमाल का काम कर ही रहा है यार, करने दो, लड़का अच्छा है ठीक ठाक कर देगा और 2, 4, 10 जाने बचा देगा। ये मुझे अच्छा लगता है। ठीक है सर, अच्छा है। और ये बड़ा पंजाबी बेबाक तरीका है आपका मोगा वाला कि एकदम धड़ाक से बोल दो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, लास्ट क्वेश्चन, बहुत देर लंबी बात हुई और आपने दिल खोल के बात की सोनू, हमेशा की तरह। कल को इस सब के बावजूद अगर प्रधानमंत्री फोन करें और बोलें सोनू जी मेरी एक स्कीम है जिसमें मैं चाहता हूं कि आप उसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं, बनेंगे या नहीं? जी, दौड़ के जाऊंगा सर। मैं हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, मेरी आप अगर पुरानी इंटरव्यू देखेंगे तो उसके अंदर भी मैंने बोला था ही इज माय फेवरेट। मैंने अगर आप रिकॉर्ड्स में जाके देखें जब हो, तो अगर मुझे बुलाएंगे मैं दौड़ा चला जाऊंगा। मैं बोलूंगा सर बताइए किस दिशा में आवाज़ उठानी है, किसके लिए आवाज़ उठानी है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ बनाया होगा तो डेफिनेटली किसी के भले के लिए बनाया होगा। और मैं भी उनके साथ जुड़ के अगर वो और ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएँ, ज़्यादा मुस्कानें ला पाएँ, तो आई थिंक इट विल बी एन ऑनर फॉर मी एंड आई एम ऑलवेज अ फोन कॉल अवे। तो ये माने कि जैसे कहावत है ना, डर के आगे जीत है, तो सोनू सूद के मामले में रेड के आगे जीत है। जी बिल्कुल सर, जीत है। और आप देख ही रहे हैं, आपके सामने बैठा हूं, नया पन्ना पलटा है और इसमें चलते रहेंगे। जर्नी विल कंटिन्यू और सफर लंबा है लेकिन तय भी हो ही जाएगा सर। चलिए, बहुत बढ़िया। सोनू सूद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।